जय हिंद दोस्तों। जानते हो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो लोग जगह जगह आपके बारे में बात करेंगे, आपका नाम होगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे, आप एक यूनिक पर्सन हो जाओगे, अन्य लोगों से अलग दिखने लगोगे। बस उसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करना है। और जानते हो दिल्ली पुलिस जो है आपको राजधानी में जॉब देगा। राजधानी का मतलब आप देश की राजधानी में रहोगे तो पूरे भारत में कहीं भी आपको घूमने में आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। और जिस जगह जाओगे वहाँ पर यूपीएससी की बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, तो आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप और जगह भी जा सकते हो और आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो समझ लो आप बहुत बड़ा तीर मार लोगे। इसलिए बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, ज़रा सा भी आराम नहीं करना है। आपको किसी भी तरह से इसमें आपका सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। ये वीडियो जो है जीए से रिलेटेड है, जो कि ऐसे करके पूछ लेता समझ में नहीं आता कहाँ से आया है वो क्वेश्चन, ठीक है। उसी पोर्शन को कंप्लीट करने का प्रयास है मेरा। अगर आप इसे कम से कम आपको 3 बार इसे सुनना है, या देखना है या सुनना है, कम से कम 3 बार सुन के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका काम है कम से कम ये आपको करना है, इसको मन में ठान लीजिए, कम से कम इसको आपको 3 बार सुनना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा और इसको समझिएगा कि ये क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। भारत के कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट नहीं वैसे स्टेडियम है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि यह स्टेडियम कहाँ है, तो भारत में किस राज्य में है, इससे क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनिएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में, तेलंगाना में। रंजीत स्टेडियम आपको कोलकाता में मिल जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पर मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम सुने हो गया। ब्रेवान स्टेडियम क्रिकेट खेला जाता है मुंबई में ही है। चेपक स्टेडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेन्नई में है। यादवेंद्र स्टेडियम पटियाला में है, याद रखेंगे। नेताजी स्टेडियम आपको कोलकाता में मिल जाएगा, वहीं के थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ईडन गार्डन स्टेडियम आपको क्रिकेट का ही कोलकाता में मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेशनल स्टेडियम आपको नई दिल्ली में मिलेगा। डॉक्टर डी वाई पाटिल स्टेडियम नई दिल्ली मतलब सॉरी मुंबई में मिलेगा आपको। कानन स्टेडियम आपको जमशेदपुर में मिलेगा। और ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में मिलेगा, ठीक है। बात करें शिवाजी स्टेडियम तो मैंने बता दिया कि नई दिल्ली में मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में मिलेगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का है, बेंगलुरु में मिलेगा। शेर ए कश्मीर स्टेडियम नाम पता ही चल रहा है आप, कश्मीर श्रीनगर में मिलेगा। मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट का है, पटना में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में मिलेगा। नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद मिलेगा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख स्टेडियम है, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको पेपर पूछे जा सकते। वानखेड़े, चेपक, ये ग्रीन पार्क, ठीक है, ईडन गार्डन्स, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लाल बहादुर शास्त्री, ये 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप याद रखेंगे कहाँ मिलते हैं, ठीक है, कई बार पेपर में आ चुके हैं। दूसरा समझिए, कभी कभी ना खेल और खिलाड़ियों में की संख्या पूछ लेते हैं कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको। जो बेसबॉल खेला जाता है इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में अगर एकल है तो एक एक खिलाड़ी होंगे, मतलब दोनों तरफ मिला के 2 होंगे। लेकिन कभी एक, जैसे क्रिकेट पूछा जाता है तो 22 खिलाड़ी नहीं गिनाते, क्योंकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं, हमेशा एक तरफ की बात होती है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में अगर एकल होता है तो 1 लोग होते हैं, अगर डबल होता है दोनों तरफ 2-2 लोग होते हैं। तो यहाँ देखा है ना, युगल का 2 होता है, एकल का 1 होता है। बिलियर्ड्स या स्नूकर में 1 लोग होते हैं। बास्केटबॉल में 12 से 15 लोग तक हो सकते हैं। मुक्केबाजी में 1-1 लोग होते हैं। शतरंज में 1 लोग होते हैं। ब्रिज एक खेल होता है उसमें 2 लोग होते हैं। नेट बॉल में 7 लोग होते हैं। पोलो में 4 लोग होते हैं। टेनिस अगर एकल है तो 1, नहीं युगल है तो 2 लोग होंगे, ठीक है। टेबल टेनिस में वही एकल है तो 1, युगल है तो 2 होंगे। ध्यान रखें, खिलाड़ियों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल का मैंने बता दिया, शतरंज का बता दिया। क्रिकेट का तो आपको जानते हो 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में निर्धारित नहीं है। जिम्नास्टिक में भी निर्धारित नहीं है। जिम्नास्टिक में बहुत सारे खिलाड़ी रख सकते हैं, 1 खिलाड़ी भी रख सकते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। टेबल टेनिस बता दें। रग्बी फुटबॉल में 13 से 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। बीच वॉलीबॉल में 2 खिलाड़ी। स्क्वैश में 12 खिलाड़ी। सॉफ्ट बॉल में 9 से 12 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से मैदान में 9 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। ये जो टेनिस टूर्नामेंट होता है साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। कभी कभी इधर से क्वेश्चन आ जाता है कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है जनवरी मतलब शुरुआत महीने से, साल भर की शुरुआत से पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत होता है। जनवरी में होता है, मेलबर्न में होता है। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, पेरिस फ्रांस में होता है। विंबलडन ओपन जून जुलाई में होता है, लंदन में होता है। और यूएस ओपन जो होता है अगस्त सितंबर में होता है, न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये 4 ओपन होते हैं, साल भर में होते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर तक 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए, ठीक है। AFWU याद रहेगा ना आपको, ठीक है, याद रखना। अगर यूएसए मतलब अमेरिका होता है, यूएसए ना, यूएस ओपन, ठीक है, अमेरिका ओपन, इसको याद रखेंगे आप, कब कब होता है और कहाँ कहाँ। मेलबर्न, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कभी कभी खेल के मैदान से क्वेश्चन आ जाता है
कि बैडमिंटन जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैडमिंटन जहाँ खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसबॉल जहाँ खेलते हैं उसे डायमंड बोलते हैं। फुटबॉल जहाँ खेलते हैं उसे फील्ड बोलते हैं। हैंडबॉल जहाँ खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं। एथलेटिक्स जहाँ होते हैं उसे ट्रैकिंग कहते हैं, ट्रैक पे होते हैं एथलेटिक्स, जैसे एथलेटिक्स हुआ जिम, दौड़ना, ऊंची कूद करना, सब एथलेटिक्स में आता है, ठीक है। आप देखो कभी कभी एक बहुत बड़ा डंडा लेकर कोई खिलाड़ी दौड़ता है, डंडे के बल से उछल कर कूदता है वो। बॉक्सिंग जहाँ होती है उसे रिंग बोलते हैं। क्रिकेट जहाँ होता है उसे पिच बोलते हैं पिच की स्थिति, पिच नम है, पिच कठोर, ऐसे होता है पिच, जहाँ क्रिकेट जहाँ होता है उसे पिच बोलते हैं। आगे देखते हैं, हैंडबॉल जहाँ खेलते हैं कोर्ट बोलते हैं। गोल्फ जहाँ होता है उसे कोर्स या लिंक बोलते हैं। आइस हॉकी जहाँ होता है उसे रिंग बोलते हैं। वॉलीबॉल जहाँ खेलते हैं उसे फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और टेनिस जहाँ खेलते हैं कोर्ट बोलते हैं, बताए थे। क्रिकेट का पिच बोलते हैं। हॉकी को फील्ड बोलते हैं, मतलब हॉकी का खेल का मैदान क्या है, फील्ड बोला जाता है। स्केटिंग जहाँ करते हैं उसे रिंग बोलते हैं। और याद रखना लास्ट वाले जो कुश्ती है, कुश्ती जहाँ खेलते हैं उसे रिंग या एरेना बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिंग या एरेना कुश्ती का। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना पूछ लेता है किस देश का क्या राष्ट्रीय खेल है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। जापान का जूत्सु है। स्कॉटलैंड का रग्बी या फुटबॉल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें कनाडा का आइस हॉकी है। अमेरिका का बेसबॉल है। स्पेन का बुल फाइटिंग है। ये स्पेन अमेरिका वाला कई बार पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और भारत वाला जानते हो, अपने देश का तो कभी भूलोगे ही नहीं, भारत का हॉकी है। चीन का टेबल टेनिस है। मलेशिया का बैडमिंटन है, ध्यान रखेंगे इसको। ब्राज़ील का फुटबॉल है। रूस का फुटबॉल है। पाकिस्तान का हॉकी है, अपना भी हॉकी है तो वो भी कॉपी करके हॉकी कर, अगर भारत का हॉकी है तो पाकिस्तान वाले पीछे थोड़ी नहीं होंगे, वो भी हॉकी ले लिए। इंग्लैंड का रग्बी फुटबॉल है और क्रिकेट भी है, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ कुछ पुस्तक और पुस्तकों के लेखकों के नाम हैं, इधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जाते हैं तो आप इनको भी थोड़ा याद रखेंगे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। अकबरनामा या फिर आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। अमर कोश किसने लिखा, अमर सिंह ने लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, याद रखना इसको आप। आदि ग्रंथ लिखा है गुरु अर्जुन देव ने, जिसे कि सिखों का पवित्र ग्रंथ भी बोलते हैं। महाभारत वेदव्यास जानते हो आप। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। महाभास पतंजलि की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पद्मावत जायसी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप इसको भी। आगे देखते हैं, आदि ग्रंथ हो गया था, गुरु अर्जुन देव की है, सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इसको भी याद रखेंगे। इसको आदि ग्रंथ को सिखों का पवित्र ग्रंथ भी कहते हैं। भगवत गीता वेद व्यास ने, ठीक है, लेकिन कहा किसने था, संकलन वेद व्यास ने किया था, ओके, कहा श्री कृष्ण ने था। बीजक कबीरदास की रचनाएं हैं इसमें। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवदास शरदचंद्र की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुर्गेश नंदिनी लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गीतांजलि गोरा किसने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। गांधी नामक पुस्तक किसने लिखा है, जेबी कृपलानी ने लिखा है। पाथेर पंचाली किसने लिखा है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है। रंगभूमि किसकी है, प्रेमचंद की है। रामायण वाल्मीकि ने। रत्नावली हर्षवर्धन ने। रामचरितमानस तुलसीदास ने। रघुवंशम कालिदास ने। राजतरंगनी कलहड़ ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी आप। आगे देखते हैं, हर्षचरित, ये देखिए गीतांजलि का हो गया था। गांधी का जेबी कृपलानी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है। हितोपदेश नारायण पंडित की है। कामसूत्र वात्सायन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कामायनी जयशंकर प्रसाद, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। कीर्ताजुर्नियम भारवी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शाहनामा फिरदौसी की है, ठीक है। रात रंगनी कन्नड़ की है, याद रखना आप। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व वृक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी की है। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट की है, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। वाइस सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की है। ययाति विष्णु सखाराम की है, याद रखेंगे इसको भी। कुछ सैनिक संस्थाएं जो अपने यहाँ स्थापित हुई, कब कब हुई, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे असम राइफल की स्थापना कब हुई, 1835 में हुई थी, याद रखेंगे आप, 1835 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको शिलांग में मिलेगा, ओके। और सीआरपीएफ जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे इसका। और इसका 1949 में नाम भी चेंज किया गया था, तब नाम रखा गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद बात करें सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में होती है। सीआईएसएफ का फॉर्म भी आता जानते हो, इसका नाम है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, याद रखना। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 1963 में होती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ओके। और जानते हो इसके सैनिक कहाँ लगते हैं, भारत नेपाल की सीमा के बल पे लगते हैं, ठीक है, भारत नेपाल बॉर्डर पे लगते हैं, इसको याद रखेंगे।
अपने यहाँ एक होमगार्ड का पद आता है, तो जो भारतीय गृह रक्षा दल बोलते हैं, इंडियन होमगार्ड, इसकी ये भारत चीन युद्ध के समय 1962 में इसकी शुरुआत होती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक होता है कि एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सुने होंगे नाम इसका भी, एनएसजी का भी आप। इसकी स्थापना, एनएसजी की जो स्थापना होती है ये 1984 में होती है, ध्यान रखना है। और आप बीएसएफ का भी नाम सुने होंगे, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1965 में होती है, इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, ओके। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल आईटीबीपी जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना जो होती है 1962 में होती है, ध्यान रखेंगे। और इसका भी मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, ठीक है। आपको एक और सुनना, एक दो बार सुन लेंगे ना आपको याद हो जाएगा, इधर से क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं। ये असम राइफल वाला कई बार पूछा गया, याद रखना। असम राइफल की स्थापना, ये भारत का सबसे पुराना माना जाता है इसे। पुलिस सेना बल 1835 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय शिलांग में है। देखना अभी तक आपने नई दिल्ली सब सुना है, ये शिलांग में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में स्थापना, अभी बताए थे आपको। कभी कभी कुछ लोक कला का, भारत की प्रमुख लोक कला शैली से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यह लोक कला शैली किस राज्य में प्रचलित है, जैसे कि मेहंदी, मेहंदी जो है राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है, याद रखना इसको। इसके अलावा एक और होता है, जैसे उसे बोलते हैं आपना, आपना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है, ये लोक कला शैली। जैसे सोन रखना या फिर चौक पूरना, ये अपने उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। मांडड़ा, मांडड़ा आपको राजस्थान में मिल जाएगा। रंगोली, रंगोली आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, ओके, ध्यान रखेंगे इसको। और भी सुने होंगे आप, मैं बता दे रहा हूँ जिससे कि आपने सुना होगा। रंगोली महाराष्ट्र में, साथिया सुने होंगे गुजरात में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोदना बिहार का है और अपहन आपको मिल जाएगा बिहार का है, ठीक है। अपहन और गोदना बिहार का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, पेपर में खूब आते हैं इधर से क्वेश्चन। भारत में कुछ लोगों की मौत के बाद उन्हें जहाँ दफनाया गया था तो उनको भी कुछ अलग अलग नाम रखे गए हैं, तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि शांति निकेतन, या फिर दफनाया गया था उससे संबंधित है, या फिर वैसे भी अगर उनसे जीवन से संबंधित है कि मतलब जब जिंदा थे तो वो उस स्थान से संबंधित है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। जैसे शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, तलवंडी गुरु नानक से संबंधित है, राजघाट महात्मा गांधी संबंधित है, ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से, मतलब ये लोग यहीं दफनाए गए थे, राजघाट पे महात्मा गांधी, विजय घाट पे लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल पे इंदिरा गांधी, किसान घाट पे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। कपिल वस्तु बोध गया लुम्बिनी कुशीनगर ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, आप जानते होंगे, ठीक है। शांतिवन त्रिमूर्ति भवन ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। वीरभूमि जो है राजीव गांधी से संबंधित है। इसमें चार चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। तलवंडी गुरु नानक से है, राजघाटा महात्मा गांधी से, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी से संबंधित है, वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है, ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसान घाट कई बार पेपर में आया हुआ है, चौधरी चरण सिंह से संबंधित है, ओके, याद रखना इसको। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर एक बार भी सुने हो तो कर लोगे आप। बाघों का शहर बंगलुरु को बोलते हैं, नीली पहाड़ी नीलगिरी पहाड़ी को बोलते हैं, बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को बोलते हैं, छोटा भारत नई दिल्ली को बोलते हैं, गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं, गगनचुंबी इमारतों का शहर कोलकाता को बोलते हैं, अरब सागर की रानी कोच्चि को बोलते हैं, लौंग का द्वीप जांजीबार को बोलते हैं, झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। और मैंने एक बताया था आपको यहाँ ना, बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी नदी होती है, उड़ीसा का शोक महानदी होती है, उसको भी आप याद रखेंगे। आ गया क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। कुछ जगहों के नाम चेंज हुए हैं, वैसे इधर से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन सुन लीजिए, पहले कलकत्ता बोलते थे, अब उसे कोलकाता कर दिया गया है नाम। पहले पांडिचेरी बोलते थे, अब पुदुचेरी हो गया है। पहले मद्रास बोलते थे, अब उसका नाम चेन्नई हो गया है। पहले कोचीन बोलते थे, अब उसका नाम कोच्चि हो गया है। पहले गुवाहाटी बोलते थे, अब गुवाहाटी बोलते हैं। पहले असम बोलते थे, अब असोम बोलते हैं। पहले कालीकट बोलते थे, अब कोझिकोड बोलते हैं। पहले बनारस बोलते थे, अब वाराणसी बोलते हैं। पहले औरंगाबाद बोलते थे, अब संभाजी नगर बोलते हैं। पहले बम्बई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। पूना बोलते थे पहले, अब पुणे बोलते हैं। पहले तंजौर बोलते थे, अब तंजावुर बोलते हैं, ओके। पहले उत्तरांचल बोलते थे, अब उत्तराखंड बोलते हैं। पहले त्रिवेंद्रम बोलते थे, अब तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, एक बार दो बार सुन लीजिए तो याद हो जाएगा आपको। कुछ व्यक्तियों के और भी उपनाम होते हैं, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि महात्मा या राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जानते हैं, गुरुदेव या विश्व कवि बोलते हैं, ठीक है। नेताजी के नाम से किसे जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास। अन्ना के नाम से CN अन्नादुरई को जानते हैं। राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को जानते हैं, ठीक है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। लाल बाल पाल में कौन कौन आते हैं, तो लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल आते हैं, ठीक है। विरोधाभासों का मिश्रण किसे बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। भारतीय इतिहास के नृत्य निर्माता कौन थे, सैयद बंधु थे, मतलब जो राजा बनाते थे सैयद बंधु बनाते थे। महबूब ए इलाही किसे कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। गरीब नवाज किसे बोलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका अजमेर में दरगाह है, आप जानते होंगे।
बंग बंधु किसे बोलते हैं? शेख मुजब्बर रहमान को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? कुछ लोगों के अन्य नाम हैं, मतलब एक नाम के अलावा भी और किसी नाम जाने जाते हैं, वो नाम कभी पेपर में देकर पूछ लेगा इस नाम से और कौन जाना जाता था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लाल बाल पाल में कौन कौन आते हैं? लाला लाजपत राय आते हैं, बाल गंगाधर तिलक आते हैं, विपिन चंद्र पाल आते हैं। ठीक है। और शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह, अज्ञे के नाम से वात्सायन, दीन बंधु के नाम से सी एफ एंड्रूज, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं, जानते हो कि आप पढ़े होगे। पंडित या चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जानते हैं। महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था मदन मोहन मालवीय को। आंध्र केसरी किसे बोलते हैं? टी प्रकाशम को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। विद्यासागर ईश्वरचंद विद्यासागर को बोलते हैं। देश प्रिय यतेंद्रनाथ से बोलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का संकेत है। उल्टा फहराया हुआ झंडा असम संकट, मतलब बहुत बड़े संकट का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगों को ले जाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे संक्रमित रोगी बैठे होते हैं, उसमें जो झंडा लगता है पीले रंग का लगता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है। कमल का फूल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक होता है। आंखों पर बंधी पट्टी एवं हाथ में तराजू लिए न्याय का प्रतीक होता है, जानते हो आप इसको, क्योंकि न्यायालय में यही सिंबल यूज होता है ना। इसके अलावा सफ़ेद कबूतर, कबूतर को फाख्ता बोलते हैं। सफ़ेद कबूतर शांति का प्रतीक होता है। जैतून की पत्तियाँ शांति का प्रतीक होती हैं। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है, अगर आप किसी के विरोध में काला झंडा दिखा सकते हैं। एक दूसरे को काटती हुई दो हड्डियाँ, उनके ऊपर एक रखी खोपड़ी, किसका? बिजली का खतरा। लाल झंडा खतरे का चिन्ह का प्रतीक होता है, क्रांति का भी प्रतीक होता है। सफ़ेद झंडा संधि का चिन्ह होता है, मतलब समझौते का और समर्पण का भी, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लाल रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता का होता है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, लाल रेड क्रॉस आप देखे होंगे, बनता है ये ऐसे ना। और इसके अलावा लाल प्रकाश क्या होता है? खतरा का, ठीक है, याद रखना इसको। हरा प्रकाश क्या होता है? यातायात ले जाने वाले संकेत का होता है। लाल त्रिकोण किसका होता है? परिवार नियोजन का। अगर आप देखोगे लाल त्रिकोण जो होता है ऐसे बनता है, ऐसे, ये परिवार नियोजन का होता है। ओके, कि आप जनसंख्या ना बढ़ाएं। इतिहास में प्रसिद्ध कुछ स्थान हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। जीसस क्राइस्ट मतलब यीशु से संबंधित कौन स्थान है? जेरूसलम। ईसा मसीह का नाम सुने होंगे ना, जेरूसलम उनसे संबंधित है, जेरूसलम। गौतम बुद्ध से कौन से स्थान संबंधित है? कपिल वस्तु, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये चारों स्तंभित हैं, उनसे संबंधित है। ठीक है। नेल्सन मंडेला का जो है, उनका नाम है, उनका जो स्थान है वो है ट्रेफालगर। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह के नाम जाने जाते हैं, वहाँ उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। जनरल डायल क्यों जाना जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम के लिए जाने जाते हैं। सिकंदर महान मैसेडोनिया और सिकंदरिया के लिए जाना जाता है। मोहम्मद साहब मक्का से संबंधित हैं। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध से संबंधित है। गांधी जी चंपारण और साबरमती आश्रम से संबंधित हैं। आचार्य विनोबा भावे पवनार आश्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विनोबा भावे का जो आश्रम था उसे पवनार आश्रम बोलते हैं, पेपर में आया हुआ है, याद रखेंगे इसको आप। कुछ देशों के राष्ट्रीय प्रतीक से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ है? ये इटली में है, याद रखेंगे। क्रेमलिन, ये रूस में मिलेगा आपको। क्राइस्ट, ठीक है, ये राष्ट्रीय स्मारक हैं, ध्यान रखना। कुछ देशों के प्रसिद्ध राष्ट्रीय, जैसे अपने यहाँ का ताजमहल होता है ना, वैसे तो आपको क्राइस्ट द रेडीमर स्टैचू आपको कहाँ मिलेगा? रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राज़ील में मिलेगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है, याद रखना, न्यूयॉर्क हार्बर में। ताजमहल आपको आगरा में मिल जाएगा, भारत में। इम्पीरियल पैलेस आपको जापान में मिल जाएगा, इम्पीरियल पैलेस जापान में मिलेगा। पार्थेन आपको यूनान में मिलेगा। पिरामिड आपको मिलेगा मिस्र में। एफिल टावर आपको मिलेगा फ्रांस में। विशाल दीवार आपको कहाँ मिल जाएगा? चीन में ना, सुने होगे आप, जो कि चंद्रमा से भी दिखती है, इतनी बड़ी है चीन की विशाल दीवार। ठीक है। कुछ देशों के राष्ट्रपिता, जैसे अपने यहाँ के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो कुछ देशों के भी राष्ट्रपिता पूछे जा सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान के कौन है? अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है। बांग्लादेश के शेख मुजब्बर रहमान। चीन के सन्यास सेन, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्यूबा के कार्लोस हैं। भारत के महात्मा गांधी हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना हैं। रूस का जो रूलर, रूस का पीटर प्रथम था। श्रीलंका का डॉक्टर स्टीफन सेना नायके हैं। ओके। तंजानिया के जूलियस नेरेरे हैं। इंडोनेशिया के सुकर्डो हैं। इटली के विक्टर इमैनुअल हैं। मलेशिया के अब्दुल रहमान हैं। मॉरिशस के एस गुलाम हैं। मैक्सिको के, वैसे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। बाकी इंडोनेशिया का सुकर्डो याद रखना। तंजानिया की जूलियस नेरेरे याद रखना। चीन के सन्यात सेन याद रखना। भारत का आपको याद है, पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
और जिस हिसाब से जीएस पूछे जा रहे हैं पता नहीं क्या पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कुछ देशों की पार्लियामेंट जहाँ कानून बनते हैं, जिस उसको क्या नाम देते हैं। भारत में जो है उसे संसद बोलते हैं, भारत में जहाँ कानून बनता है उसे संसद बोलते हैं। इजराइल में नेसेट बोलते हैं, जापान में डायट बोलते हैं, लीबिया में जनरल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, मलेशिया में दीवारा निगारा बोलते हैं, मंगोलिया में ग्रेट पीपल्स खुराल बोलते हैं, म्यांमार में पिथु हुआ बोलते हैं, मिस्र में पीपल्स असेंबली बोलते हैं, मालदीव में मजलिस बोलते हैं, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, पोलैंड में सेज में बोलते हैं, पाकिस्तान नेशनल असेंबली बोलते हैं। तो ये अपने आसपास पड़ोस का आप याद रखें, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। जापान का जैसे याद रख लो, इसराइल का याद रखना, पाकिस्तान का याद रखना, मालदीव का याद रखना, नेपाल का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेन का कोर्टिस बोलते हैं, चीन का नेशनल पीपल कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। ताइवान का युआन बोलते हैं, रूस का ड्यूमा बोलते हैं, रूस वाला इंपॉर्टेंट है ड्यूमा, ठीक है, याद रखना इसको। अफगानिस्तान वाला याद रखेंगे, सोरा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट बोलते हैं, ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट बोलते हैं, बांग्लादेश में जातीय संसद बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे। और थोड़ा सा 1 मिनट, कनाडा में भी पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। इटली में चेंबर पीपल्स डिपूट बोलते हैं, तुर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलते हैं। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। कुछ चीज़ें जो भारत में पहली बार हुई उनको ध्यान रखेंगे। 10 वर्षीय जनगणना जो भारत में पहली बार स्थापना हुई, शुरू हुई 1881 में। ये जो 1881 में शुरू हुई थी, ये नियमित हुई थी, तब से उसके बाद से हर 10 साल पे हो ही रही थी। लेकिन अगर भारत में पहली बार जनगणना का पूछेगा तो आपको आंसर होगा 1872 में, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने करवाया था। और ये जो 81 में शुरू हुआ था, इसे रिपन ने करवाया था। क्वेश्चन कैसे भी है आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रथम विमान वाहक युद्धपोत कौन था भारत का? आईएनएस विक्रांत था। प्रथम आणविक परीक्षण तिथि कब थी? 1974 में हमने पहली बार कराया था परमाणु परीक्षण जो किया था इंदिरा गांधी समय में, 18 मई को। प्रथम आणविक परीक्षण का स्थान कहाँ था? पोखरण, राजस्थान में किया था हमने। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, इसको भी याद रखेंगे। स्वदेशी परमाणु चलित पनडुब्बी कौन थी? आईएनएस चक्र थी। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है, 1902 में। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा थी, 1986 में पैदा हुई थी। प्रथम फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ है? कोलकाता में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा भारत में कहाँ शुरू हुआ था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, 1911 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देश में स्थापित पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित हुई? दबाम्बे के नाम से हुई थी, मुंबई में, 1854 में। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्दंड मार्तंड था, ठीक है। जुगल किशोर ने, संपादक जो थे युगल किशोर थे, साप्ताहिक था। ये हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, याद रखना आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन है? मोहन बागान, 1889 में स्थापित हुआ था। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोहन बागान कब किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है, उसको भी आप याद रखेंगे। कुछ चीज़ें और यहीं पर जान लीजिए आप। भारत का सबसे लंबा हिमनद भारत का सियाचिन ग्लेशियर है। हिमनद मतलब ग्लेशियर, सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? मांजुली नदी द्वीप है, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। नदी द्वीप समझते हो, नदियों के बीच में अगर कोई पानी स्थल भाग ऊपर आ जाए तो उसे नदी द्वीप बोलते हैं। माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में है, ठीक है। सबसे ऊंची झील कौन है भारत? देवताल झील है, ठीक है, हिमालय में, हिमालयी क्षेत्र में है, गढ़वाल क्षेत्र में। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी गुंबद जो है, गोल गुंबद है, बीजापुर में। सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा किसके पास है, तो आपके आंसर होगा गुजरात। लेकिन गुजरात पूरी तरह से प्रायद्वीपी में नहीं आता, पूरी तरह से प्रायद्वीपी में आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे आंसर ज़्यादातर क्वेश्चन गुजरात से ही बनता है, तो गुजरात आप ध्यान रखेंगे। सबसे सघन आबादी वाला राज्य, तो ये तो आबादी घटती बढ़ती रहती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जानते हो आप, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में बनता है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भी याद रखना। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी, जो बाद में गुप्ता बन गई मतलब किसी से शादी की थी गुप्ता वाले, जिनका सरनेम गुप्ता था। प्रथम महिला अधिवक्ता रेगिना गुहा। प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, 1947 में बनी थी, सोवियत संघ में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला किरण बेदी। किरण बेदी जानते हो, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जीवी सत्यवती। आगे देखते हैं। इंडियन एयरलाइंस में प्रथम महिला पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी। साहित्य अकादमी से पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला अमृता प्रीतम, 1956 में। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स से सम्मानित प्रथम महिला सुष्मिता सेन, 1994, याद होगा। उसी समय ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी जब ये मिस यूनिवर्स बनी थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है पेपर में। देश के किसी भी शहर की प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर।
देश की किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखना, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखना इसको। केंद्रीय व्यवस्थापक की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा, पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीरा साहिब, मीरा फातिमा बीबी जिसे बोलते हैं। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी, केरल में बनी थी। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। जो प्रधानमंत्री बनता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष बनता है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 से बनी थी, याद होगा आपको। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कुमारी बछेंद्री पाल, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की चयनित प्रथम महिला किरण बेदी, अभी बताए थे आपको। मतलब आईपीएस बनने वाली पहली महिला कौन थी? किरण बेदी। कुछ चीज़ें और बता दें, हो सकता है आपको बहुत सरल लग रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरल होते हुए भी कठिन हो जाती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, याद होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप, मलयालम फिल्मों के लिए मलयालम में लिखते थे। 1965 में इनको मिला था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, पेपर में आया था, आपको याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन, इसको याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जकानिया, सुने होंगे आप, हरीलाल जकानिया, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन, ये 3 लोग साथ में सम्मानित हुए थे 1954 में भारत रत्न से। ओके, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना। 3 लोग स्थापित सम्मान भारत रत्न सम्मानित जो हुए थे, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल चंगेज खां, 1221, ठीक है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी, 1852, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जब भारत गुलाम था उस समय कोई सदस्य बना तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। विश्व विलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय विलियम्स जोन्स, ठीक है। सार्वजनिक सेवा हेतु रेमन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सीडी देशमुख, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इनको, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले कौन थे? हजरत मोहानी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति तेनजिंग नोरगे। प्रथम मुगल बादशाह बाबर। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, बताया गया था आपको। प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारत की तरफ से राकेश शर्मा, जो रूस के सहयोग से गए थे, ठीक है। प्रथम आईएएस सत्येंद्रनाथ टैगोर, प्रथम आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, सुने होंगे आप, पढ़े होंगे आप वैसे ही। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद होगा आपको। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन थी? मदर टेरेसा, याद होगा आपको। प्रथम भारतीय अंटार्कटिका दल का नेतृत्व करता किसने? जब हमारे भारतीय दल अंटार्कटिका पे गए थे तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हो गया था ये। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनापति KM करियप्पा, याद रखना इसको। प्रथम फील्ड मार्शल मनेकशा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो गया। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, अभी इसको रिवीजन करवा ही दिए थे आपको। कुछ संस्थाएं उनके मुख्यालय से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में डीसी में है, अमेरिका में, और इसका स्थापना हुई थी 1944 में, याद रखेंगे आप। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन में मिलेगा, 1956 में स्थापना हुई थी। IMF मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1945 में होती है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में मिलेगा आपको, वाशिंगटन DC मतलब अमेरिका में। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मिलेगा, इसकी स्थापना 1995 में होती है, ठीक है। अंकटाड का स्थापना 1964 में होती है, इसका मुख्यालय जेनेवा में मिलेगा। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मिलेगा, इसका स्थापना 1965 में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनिएगा। जो भारत विश्व में पहली बार परमाणु परीक्षण हुए थे, भारत में हुआ, विश्व में हुआ, तो जो विश्व में पहली बार हुआ था उसका नाम था ट्रिनिटी
ट्रिनिटी के नाम से हुआ था, 1945 में हुआ था और इसे अमेरिका ने किया था। ये विश्व का पहला परमाणु परीक्षण था। अगर कभी क्वेश्चन है विश्व का पहला परमाणु परीक्षण किसने किया, तो अमेरिका ने किया था, ट्रिनिटी के नाम से। ध्यान रखना, कब, 1945 में। उसके 4 साल बाद 1949 में, ठीक है, रूस ने किया था, ठीक है, RDS के नाम से, ध्यान रखना। और उसके बाद 1952 में हरिकेन के नाम से फिर से यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन वालों ने किया था। याद रखा, पहले अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन। उसके बाद 1960 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था गेरबोइस के नाम से किया गया था, ये फ्रांस ने किया था। मतलब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, याद रखना। और जार बोबा के नाम से जो किया गया था ये रूस ने किया था, कब, 1961 में। मतलब भारत ने अभी तक नहीं किया है। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था, याद रखना, ठीक है, 596 के नाम से, 596 के नाम से किया था चीन ने 1964 में। इसको याद रखेंगे आप। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भारत ने कब किया, तो भारत ने जो किया था 1974 में किया था। याद रखना, इंदिरा गांधी के समय में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ये पेपर में आता है किस नाम से किया था, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था। कहाँ किया था, याद होगा आपको, पोखरण परीक्षण हुआ था, ठीक है। उसके बाद पोखरण 2 के नाम से हुआ था 1998 में, अटल बिहारी के समय में। पहला इंदिरा गांधी ने किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, कब, 1974 में। दूसरा 1998 में अटल बिहारी ने किया था पोखरण 2 के नाम से, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने जस्ट 1998 में ही फिर से, 98 में हमने किया, उसके बाद पाकिस्तान ने कर लिया, ठीक है, याद रखना। कब, किस नाम से, चगाई प्रथम के नाम से किया था पाकिस्तान ने। उसके बाद 2006 में उत्तर कोरिया ने किया, ठीक है, ध्यान रखना। फिर 2009 में फिर से उत्तर कोरिया ने किया। फिर 2013 में फिर से उत्तर कोरिया तो लाइन लगा दिया, अभी तो उत्तर कोरिया सबसे परेशान कर दिया है, उत्तर कोरिया सबको परेशान किया है, अगर आप जानते होगे तो। भारत के कुछ विद्युत गृह जहाँ परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली बनाई जाती थी, उससे क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ है। जैसे तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। क्या होता है, यहाँ परमाणु ऊर्जा द्वारा बिजली बनाई जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा आपको मिलेगा गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें कलपक्कम आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उत्तर प्रदेश वाला खूब पूछा गया, नरौरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रावत भाटा आपको मिलेगा राजस्थान में। तारापुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में। फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इसको सबको सब याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि किस देश का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ से है, ठीक है। जैसे भारत का जो प्रक्षेपण केंद्र है ये है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, याद होगा आपको, ठीक है। वैसे ही जो अमेरिका का है, यूएसए का है, फ्लोरिडा से करते हैं, केप कैनवरल बोलते हैं, केनरवल, ठीक है, याद रखना, केनवरल, ठीक है। केप कैनवरल जो है ये अमेरिका का है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो है फ्रेंच गुयाना, कहाँ है, कैरो बोलते हैं उसको, ठीक है। रूस का जो है बैकोनूर बोलते हैं, यहीं से हमारे राकेश जो शर्मा गए थे अंतरिक्ष में 1984 में, यहीं से गए थे, ठीक है, याद रखना आप। इसके अलावा केन्या का जो है उस फार्मोसा द्वीप के पास है, सान मार्को बोलते हैं। चीन का जीचैंग बोलते हैं और जापान का टैंगे सीमा बोलते हैं। क्या है ये, प्रक्षेपण केंद्र हैं जहाँ से मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती हैं। जैसे कि भारत का कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वैसे है। कभी कभी विज्ञान की कुछ शाखाओं से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। इकोलॉजी में क्या करते हैं, वनस्पतियों प्राणियों का पर्यावरण से जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्स बायोलॉजी में क्या करते हैं, ग्रहों एवं उपग्रहों के जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब ग्रह, किस ग्रह पे जीवन है इसकी संभावना का अध्ययन एक्स बायोलॉजी में करते हैं। जीरेंटोलॉजी में क्या करते हैं, वृद्धावस्था संबंधित, जीर्ण जो लोग हो गए हैं, ठीक है, जीरेंटोलॉजी, जीर्ण मतलब पुराने बुढ़े लोगों का अध्ययन करते हैं। वृद्धावस्था संबंधित अध्ययन जो होता है जीरेंटोलॉजी। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, फल फूल साग सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। हाइजीन में क्या करते हैं, स्वास्थ्य की देखभाल का विज्ञान है ये। मेमोग्राफी में क्या करते हैं, स्त्रियों में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मेमेलिया से बना है मेमोलॉजी, याद रखना। ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के अध्ययन करते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, मानव शरीर की नाड़ियों तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ओडोंटोग्राफी में दांतों का अध्ययन करते हैं, दांतों का अध्ययन ओडोंटोग्राफी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एथनोग्राफी में मानव जात का अध्ययन करते हैं। पिकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं, जिसे फाइकोलॉजी बोलते हैं, पिकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। सेरीकल्चर में रेशम कीड़ों का पालन और उनका उत्पादन का अध्ययन होता है, ठीक है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब के सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अगर बात करें पीसी कल्चर में, तो मछली पालन का अध्ययन होता है, ठीक है। पीसी कल्चर में मछली पालन। सिल्वी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन होता है, याद रखेंगे। ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब याद होना चाहिए आपको। आगे देखिए, जीव विज्ञान के पिता
जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवेनियस ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक लैमार्क कहे जाते हैं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी है। कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पिता कार्ल लिनियस को कहते हैं। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवियन हॉक ने किया था जीवाणुओं की खोज। ठीक है। दूध से दही जमने की कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस अम्ल है। दही दलहनी फसलों के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ध्यान रखना, जो कि नाइट्रोजन, पर्यावरण से नाइट्रोजन खींच के उसमें स्थिर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। जो दलहनी फसलें होती है जैसे कि अरहर हो गया, मूंग हो गया ना, इनकी जो जड़ें होती हैं ना, जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम। ये क्या करता है? पर्यावरण में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन खींच कर इसकी जड़ों में पहुंचाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीवाणु की खोज बता दी है, ल्यूवेनहॉक ने किया था। चेचक कटी की खोज किसने किया था? चेचक कटी का एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ठीक है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग विषाणुओं के द्वारा होता है, याद रखना इसको। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। शैवालों की कोशिका जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, याद रखना। चावल की फसल के लिए नीलहरित शैवाल उर्वरक का कार्य करते हैं। लाल सागर का लाल रंग जो होता है, आप सुनेंगे रेड सी, लाल सागर का रंग लाल क्यों है? तो लाल रंग के शैवालों की वजह से है। ठीक है, ध्यान रखना। वृक्ष की जो छालों पर शैवाल उगते हैं, आप देखते हो ना, वृक्ष की छालों पर हरे हरे काई चिपके रहते हैं, वो काई को कौन से शैवाल होते हैं? कॉर्टिकोल्स बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। डबल रोटी के निर्माण में आने वाला जो आप जो ब्रेड बनाते हैं, पाव बनाते हैं, देखते हो ना, फूली रहती है रोटी, वो किसकी वजह से होता है? कौन सा कवक है वो? सैक्रोमाइसीस सेर्विसी है, याद रखना। सैक्रोमाइसीज सेर्विसी जो कवक है, इसकी वजह से वो पाव रोटी बनती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखना। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एथलीट फूड, कभी कभी आप देखते हो पैरों में जो होता है सड़न हो जाती है, तो वो जो सड़न होती है वो कवक की वजह से होती है, याद रखना इसको। चट्टानों पर कभी कभी आप देखते हो काई लगी रहती है, उसे शैवाल बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सिकोल्स। ठीक है। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। साइकस एक पौधा होता है, उससे साबूदाना बनाते हैं। ठीक है। आलू क्या है? आलू एक तना है। ठीक है। हल्दी के पौधे खाने वाला भाग जो है प्रकंद बोला जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेसिया बोलते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के रोच को चिपचिप सॉरी आम का वानस्पतिक नाम मैजीफेरा इंडिका है, इसको याद रखना। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, इसको याद रखना आप। ठीक है। लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, याद रखना इसको आप। जो ज़्यादा दिन से पढ़ रहे हैं उनको तो ये सब चीज़ें आम, ये सब आम बातें पता होंगी, लेकिन जो नए हैं उनको उनके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है। पौधों की जैसे जड़ें हैं, ये ऊपर पत्तियां मिलेंगी, नीचे जड़ें मिलेंगी। जड़ों से खनिज और पानी कौन ऊपर ले जाएगा? तो जाइलम ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ ले जाएगा, पत्तियां यहाँ भोजन बनाएंगी, और यहाँ से फिर वो बने हुए भोजन कौन नीचे लाएगा? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम पौधों में पाए जाते हैं। क्या करते हैं? जाइलम नीचे से ऊपर ले जाता है और फ्लोएम ऊपर से नीचे लाता है, याद रहेगा ना, भूलिएगा मत इसको। इसे पौधों का संवहनी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ी जाती हैं, लेकिन अभी आपका एग्जाम है तो इतना डिटेल में आप पढ़ नहीं पाओगे। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम यहाँ लिखा है, देख लो आप। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है। राइबोसोम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तितलियों का अध्ययन क्या है? लैपिडेटेरोलॉजी तितलियों का अध्ययन है। ठीक है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। ठीक है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, याद रहेगा। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी बोलते हैं, याद रहेगा इसको। पहला हृदय का प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार हृदय का प्रतिस्थापन किया था, याद रखना। रेबीज के टीके खोज लुई पास्चर ने किया था, याद रहेगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे में होती है, तो जानते होगे आप। मलेरिया हुआ है कभी किसी को? भगवान न करे किसी को हो। लेकिन ये जो मलेरिया बुखार होता है ना, ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ है। तो कभी कभी पूछता है विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, जहाँ से काटोगे वहीं से पैदा हो जाता है। केचुए के नेत्र नहीं होते, जानते होगे आप। तितलियों की आंखें जो चमकती, बिल्ली की आंख, तितलियों की आंख आप टॉर्च मारते हो चमकती है ना, उसका काम है टेपिडम, मतलब कि टेपिडम लुसिडम नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसी की वजह टेपिडम लुसिडम नामक प्रोटीन की वजह से चमकती हैं। ठीक है। मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं? गिल से, या फिर गलफड़े से बोल सकते हैं। ठीक है। मछलियों के हृदय में अशुद्ध रक्त होता है, ध्यान रखना है। समुद्री घोड़ा मछली वर्ग में आता है, ध्यान रखना। सी हॉर्स जो है मछली है। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? कच्छ मतलब कोष्ठ, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मेढक में 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, याद रखना। घोंसला बनाने वाला सर्प कौन है? किंग कोबरा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, याद रहेगा।
कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। डॉल्फिन जो है स्तनधारी में आती मछली नहीं है वो। डॉल्फिन मछली नहीं है, याद रखना। मनुष्य खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, कान में पाई जाती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। कुल 32 दांत होते हैं ना, जिसमें 20 2 बार आते हैं। ठीक है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। कवक द्वारा पौधों में जो रोग होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अंगमारी रोग आलू में जो होता है कवक की वजह से होता है। फल विलगन रोग पपीता में होता है, कवक की वजह से होता है। ठीक है। और क्रूसीफेर का मृदुमेलिया अस्मिता रोग होता है मूली सलजम गोभी सरसों में होता है। ठीक है, याद रखना इसको। किट रोग जो होता है लोबिया चना में होता है। ठीक है। और पीला किट रोग जो होता है गेहूं में होता है। मलानी रोग अरहर में होता है, ये पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। मलानी रोग किस में होता है? अरहर में होता है, ध्यान रखना। टिक्का रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है, इसको याद रखेंगे। मलानी और टिक्का दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। मलानी रोग अरहर में और टिक्का रोग मूंगफली में। ओके। और एक चीज़ जान लीजिएगा, लाल बिलगन रोग आप देखते हो कभी कभी गन्ने का पौधा अंदर लाल हो जाता है, जिसे बोलते हैं कीड़े पड़ गए हैं, तो वो गन्ने में होता है। अर्गाट रोग बाजरा में होता है। पात बिलगन रोग जो होता है धान में होता है, पौधा पूरा एकदम सड़ जाता है। इसको ध्यान से देखें, ये सब रोग जीवाणु से होते हैं, जैसे कि ग्लानी रोग चावल में होता है। सिट्रिस कैंकर रोग नींबू में संतरा में नारंगी मतलब खट्टे फलों में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गन्ने का लालधारी रोग गन्ना में होता है। आलू का भूरा बिलगन रोग आलू में होता है, नाम ही पता चला। टुंडू रोग गेहूं में होता है, याद रखना, है पेपर में आया हुआ है। टुंडू रोग गेहूं में होता है। और किरीट रोग जो होता है पिटिका दालों में होता है। ठीक है, याद रखना आप। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम किसका कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो लीची का हम खाते हैं मांसर एरिल खाते हैं। टमाटर का फलवित्ती खाते हैं। केला का मध्य फलवित्ती खाते हैं, पूरा फलवित्ती खाते हैं। मध्य फलवित्ती का क्योंकि हम ऊपर से छिलका हटा देते हैं। ठीक है। नारंगी का रसेदार एक कोस की उसका अंदर का भाग हिस्सा खाते हैं। अनार का रसेदार बीज चोल खाते हैं। अंदर का जो हिस्सा जो अंदर अंदर बीज होता है भरे भरे रंग मतलब रस भरे, तो वही तो खाते हैं, तो उसे रसेदार बीज चोल बोलते हैं, क्योंकि उसके बीज के ऊपर जो चोल लगा रहता है, चोला जिसे बोलते हैं, घेरा। ठीक है, वही तो खाते हैं। सेब का पुष्पासन खाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, याद रखना इसको। अंजीर का मांसल बीज खाते हैं, याद रखना। अंगूर का हम फलवित्ती खाते हैं, फलवित्ती मतलब पूरा फल ही जिसका खा जाए वो फलवित्ती होता है। ठीक है, या फिर प्लेसेंटा बोल सकते हैं। मूंगफली का हम भ्रूण खाते हैं, मतलब कि मूंगफली जहाँ से पैदा होती है वही उसे भ्रूण भ्रूण बोलते हैं। अगर हम किसी का बीज खाएं तो भ्रूण है। ठीक है, मूंगफली का भ्रूण खाते हैं। सेब का पुष्पासन खाते हैं। लीची का एरिल खाते हैं या फिर मांसर एरिल खाते हैं। केला पूरा मध्य फलवित्ती खाते हैं। अनार का बीज चोल खाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है सबके सब। कुछ चीज़ें और देख लें जिसका हम खाते हैं। आम का हम क्या खाते हैं? मध्य फलवित्ती। मध्य फलवित्ती मतलब जैसे मान लीजिए ये आम है, ये तो ऊपर तो छिलका है, अंदर इसमें बीज है, तो इन दोनों के बीच में जो है वही तो खाते हैं, ना तो छिलका खाते हैं ना बीज खाते हैं, तो बीज जो बीज का खाते हैं उसे मध्य बोलते हैं। ठीक है, मध्य फलवित्ती आम का खाते हैं। नारियल का उसका पूरा भ्रूण खाते हैं। ठीक है, वहीं से अगर उसको जमीन में गाड़ दें तो वहीं से नया नया नारियल का पौधा आ जाएगा। तो गेहूँ का भी हम भ्रूण खाते हैं। मक्का का भी हम भ्रूण खाते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भिंडी संपूर्ण फल ही खा जाते हैं। अमरूद पूरा फल वित्ती या फिर प्लेसेंटा खा जाते हैं। नाशपाती मांसल पुष्पासन खाते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। खीरा मध्य या पूरा फल वित्ती खा जाते हैं, पूरा खीरा ही तो खा जाते हो आप। सुपारी भ्रूणपोष खाते हैं, अगर उसे ज़मीन में गाड़ दे तो नया सुपारी निकल आएगा। मटर भ्रूणपोष खा लेते हैं। ठीक है। काजू बीज पत्र खाते हैं, काजू जो ऐसे बीज जैसा बना रहता है ना, ऐसे तो ऐसे बनता है काजू। नहीं बना पाया, फिर से बना दे रहा हूँ, देख लो आप। ऐसे बीज होते हैं काजू का, तो ये दोनों चिपके रहते हैं, दोनों को खा जाते हैं ना, तो अगर इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं यहीं से नया जी बीज आ जाएगा, मतलब नया पौधा निकल आएगा, इसका मतलब उसका बीज पत्र हम खाते हैं। ओके। मूंगफली का भी बीज पत्र ही खाते हैं, भ्रूण भी है, बोल सकते, इसे भी भ्रूण बोल सकते हैं। आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ये पौधा किस कुल का है। क्रूसीफेरी कुल का पौधा कौन सा होता है? सरसों मूली सलजम, ये सब किस कुल के हैं? क्रूसीफेरी। मालवेसी कुल के कौन होते हैं? गुड़हल भिंडी कपास। ठीक है। ल्यूग्यूमिनेसी कुल के कौन होते हैं? बबूल गुलमोहर कत्था छुई मुई अशोक कचनार इमली, सभी दलहन फसलें जो होती हैं इसी में आती हैं। रूटेसी कुल खट्टे फल जो होते हैं रूटेसी होते हैं, नींबू मौसमी बैल कैद कामिनी सब इसी में आते हैं। कंपोजिटी मतलब जिसमें सब इकट्ठा रहते हैं, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ये किस कुल का पौधा है। तो क्रूसीफेरी कुल में सरसों आता है, कुल मतलब वंश, तो क्रूसीफेरी वंश में सरसों आता है, मूली आता है, सलजम आता है। मालवेसी कुल में गुड़हल आता है, भिंडी आता है, कपास आता है। लेग्यूमिनेसी में आता है बबूल गुलमोहर कत्था ये सब। ठीक है। रूटेसी में नींबू मौसमी कत्था, और कंपोजिटी में जिसमें सब इकट्ठा रहते हैं, जैसे भृंगराज गेंदा, गेंदा में देखो कई छोटे छोटे फूल इकट्ठा रहते हैं ना। कुसुम का पौधा देखो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फूल इकट्ठा रहते हैं। सूरजमुखी में देखो कई फूल इकट्ठा रहते हैं। तो भृंगराज गेंदा कुसुम सलाद सूरजमुखी जीनिया डहेलिया ये सब आते हैं किसमें? कंपोजिटी में। कुकर बिटेसी, ठीक है, कहीं को कुकुर बिटेसी मिलता है, तो कुकर बिटेसी में कौन कौन होते हैं इसको भी ध्यान रखें आप। तो कुकर बिटेसी में आएगा खरबूजा लौकी
परवल, तरबूज, टिड्डा, कद्दू, चिचिंडा, करेला सब आते हैं किसमें, कुकुरबिटेसी में। ओके। रोजेसी में आएगा सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, बादाम, खुबानी, आड़ू, रसभरी, गुलाब। रोजेसी कुल राजा कुल है, ध्यान रखना। रोजेसी कुल बहुत पूछा जाता है। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, बादाम, खुबानी, आड़ू सब आते हैं किसमें, रोजेसी कुल में। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। रोजेसी कुल में फिर से बता दे रहा हूँ, रोजेसी कुल में सेब, नाशपाती, बादाम, खुबानी, आड़ू, रसभरी, गुलाब। अच्छा, मिर्टेसी कुल में आएगा जामुन, अमरूद, यूकेलिप्टस, ये सब आएंगे मिर्टेसी कुल में। वंश है, याद रखना, इस वंश में कौन पौधा आता है, अम्बेली फेरी कुल में जीरा, धनिया, सौंफ, गाजर, अम्बेली कुल में। अम्बेली फेरी में आएगा। सोलेनेसी में कौन आएगा, आलू, मिर्च, मकोई, बैगन, धतूरा, टमाटर, बेलाडोना, ये सब सोलेनेसी कुल में आते हैं। ओके, याद रहेगा। कुछ और देख लेते हैं। लिलिएसी कुल में कौन आता है, लहसुन, प्याज, सतावर। पालमी कुल में कौन आता है, खजूर। पालमी कुल में कौन आता है, खजूर, नारियल, सुपारी, ताड़। म्यूजेसी कुल में कौन आता है, केला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, म्यूजेसी। ग्रेमिनी कुल में गेहूं आता है, गन्ना आता है, बांस, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल सब इसमें आता है ग्रेमिनी कुल, मतलब गेहूं, चावल, बांस, मक्का, बाजरा सब आते हैं किसमें, ग्रेमिनी कुल में। ओके। इधर से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि यह रोग किस वायरस से होता है, वायरस से होता है कि विषाणु जीवाणु से होता है कि कवक से होता है, ऐसे भी पूछता है। और अगर अंदर जाएगा तो पूछेगा किस वायरस से, जैसे चेचक किस वायरस से होता है, वेरिवोला वायरस से। पहली बात ये याद रखेंगे, चेचक वायरस से होता है। इसमें जितना पढ़ेंगे सब वायरस से होने वाले रोग हैं, और वायरस का नाम भी बता रहा हूँ मैं। चेचक होता है वेरिवोला वायरस से। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला वायरस से, ठीक है। चेचक, वेरिवोला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, ठीक है, ठीक है। और पोलियोमाइटेलिस जो होता है एंटीवायरस से होता है। रेबीज जो होता है रेब्डो वायरस से होता है। डेंगू फीवर जो होता है अरबो वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, डेंगू फीवर। हार्पीज बीमारी जो होती है, चेहरे पे जगह जगह दाने आ जाते हैं, हार्पीज वायरस से होता है, ठीक है। एड्स HIV वायरस है, आप जानते हो। सर्दी जुकाम जो होता है इसे राइनो वायरस बोलते हैं, जो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो जाता है ना, राइनो वायरस बोलते हैं, याद रखना, राइनो वायरस। सर्दी जुकाम हो गया, मतलब वो क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मिसल्स एक बीमारी होती है, पैरामिक्सो वायरस से होता है। और एक मम्स बीमारी होती है, मम्स वायरस से होता है, याद रहेगा आपको। कुछ लोग जो जीवाणुस होते हैं उसको बैक्टीरियस होते हैं, उसको देख लो, मियादी बुखार। कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, किस जीवाणु से होता है, या फिर पूछ लेता है किसको प्रभावित करता है। जो बुखार होता है मियादी बुखार, टाइफाइड जिसे बोलते हैं, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और ये आंत को प्रभावित करता है। आंत तेज बुखार होता है, आंतों में छेद कर देता है, खून आने लगता है, बहुत खतरनाक होता है टाइफाइड। कुष्ठ रोग जो होता है वो भी जीवाणु से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। त्वचा को प्रभावित करता है, और त्वचा पे छाले पड़ जाते हैं, सफ़ेद रंग हो जाता है, तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। डिप्थीरिया जो होती है कोरनी बैक्टीरिया से फैलता है, श्वास नली को प्रभावित करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। काली खांसी जो होते हैं हेमोफिलिस पर्टुसिस जीवाणु से होता है, श्वसन तंत्र, सांस लेने में दिक्कत होती है इसमें। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि किस जीवाणु से होता है या फिर किसको प्रभावित करता है ना, तो याद रखना, काली खांसी जिसे बोलते हैं वूपिंग कफ हेमोफिलिस पर्टुसिस से होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित करता है, याद रखना। और अगर 2 हफ्ते ज़्यादा खांसी आ रही है, 2 हफ्ते का एक ही हफ्ते मानते हैं कि आप चेक करवा लीजिए। निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आवाज़ घड़र घड़र करके आवाज़ आती है जब निमोनिया किसी को हो जाता है। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पॉलिडम नामक जीवाणु से होता है, जनन अंग और मस्तिष्क प्रभावित होता है, जननांग प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक जीवाणु से होता है, मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियाँ प्रभावित होती हैं, बहुत सुस्ती आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाएंगे, और आपका काम है कि इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको सुनना है इसको, ठीक है। अगर सुन लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको कम से कम 3-4 बार सुने, और कोशिश करें कि आप GS में अच्छा नंबर करके आएँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहेगा तो आपको ढेर सारे उसमें क्वेश्चन करना है। बार बार मौका नहीं मिलेगा, पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी हिम्मत हो पूरा हिम्मत लगा दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप पढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।